नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में संघीय मंत्रिपरिषद यानी कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग या तो वह स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अब यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारी शब्द आया हुआ है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य मंत्रिपरिषद से ही है। संविधान के अनुच्छेद 74 के सब क्लोज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और मशवरा के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। एक राजनीतिज्ञ थे ग्लैडस्टोन, इन्होंने कहा था कि कैबिनेट सूर्य के समान है जिसके चारों ओर अन्य निकाय परिभ्रमण करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद का संगठन यानी कि रचना। मंत्रिपरिषद का गठन किस तरीके से होता है? मंत्रिपरिषद में ऑल टाइप के मिनिस्टर होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, आपके राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, इनसे मिलकर जो है मंत्रिपरिषद बनती है। यानी कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। इनसे मिलकर जो है मंत्रिपरिषद बनती है। एक और शब्द आपने सुना होगा, मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल क्या होता है इसको समझते हैं। एक शब्द आपका मंत्रिपरिषद हो गया और एक शब्द है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये क्या होता है? मंत्रिमंडल क्या होता है इसको समझो। मंत्रिपरिषद में ऑल टाइप के मिनिस्टर होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही शामिल होते हैं। ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है और मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। लेकिन अगर महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रिमंडल जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन मंत्रिपरिषद इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। और सरकार की नीतियों का निर्धारण कौन करते हैं? कैबिनेट मंत्री करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति किस तरीके से होती है। ये भी समझ लो, जो मंत्रिमंडल शब्द है इसको कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? क्योंकि पहले तो था नहीं ये, तो इसको जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 352 के सब क्लोज 2 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। ये विशेष तौर पर आप लोग नोट कर लीजिए अलग लाइन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है? मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की परामर्श पर करता है। अपॉइंटमेंट में पीएम का जो निर्णय होता है वो लास्ट होता है, यानी कि अंतिम होता है। ठीक है, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लीजर अपना पद धारण करते हैं, अनुच्छेद 75 के सब क्लोज 2 के अनुसार। ठीक है, कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से पहले पद धारण नहीं करेगा, ये बात बोली गई है। इसका मतलब क्या है कि मंत्री के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले कौन? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद जो है राष्ट्रपति किनको शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी क्या नियुक्ति करता है? कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम पॉइंट में बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो मंत्रीगण हैं उनकी क्या योग्यताएं हैं, मंत्रियों की योग्यताएं क्या हैं। तो समझो पहला पॉइंट, व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो वो मंत्री बन सकता है, लेकिन अनुच्छेद 75 के सब क्लोज 5 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है
तो फिर 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? पहली बात, मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से चुने जा सकते हैं, चाहे वो निम्न सदन हो चाहे वो उच्च सदन हो। कहने मतलब चाहे वो लोकसभा को चाहे वो राज्यसभा को। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है चाहे वह किसी भी सदन का सदस्य ना हो। तो ये कौन सी बात हुई है? तो इसमें 2 बात हैं। एक है SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा बात 1996 के मामले। इसमें यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 6 महीने के लिए जो है 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर यानी कि PM या CM या मिनिस्टर नियुक्त किया जा सकता है। यदि वह 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। अब आपसे यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकता है बना के कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक PM CM या मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन यदि यह 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। किसके मामले में यह बात कही गई है? तो SP आनंद बनाम HD देवगौड़ा 1996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद एक और व्यक्ति थे AR चौहान बना पंजाब राज्य 2001 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और एक बार मंत्री बन गया, ठीक है, और वो किसी भी 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाया तो दोबारा मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ये बात बोल दी गई किसमें? AR चौहान बना पंजाब राज्य 2001 के मामले में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, मंत्रिमंडल को मंत्री पद से संज्ञा दी जाती है, ये ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, काइंड ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों के प्रकार की हम बात करते हैं। तो मंत्री के कितने प्रकार हैं? मंत्री के कितने प्रकार हैं? तो मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं, प्रमुख मंत्रालय इन्हीं के पास होते हैं और सरकार की नीतियों का निर्धारण यही लोग करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं। और इनकी सहायता के लिए स्टेट मिनिस्टर होते हैं, इनकी सहायता के लिए स्टेट मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेकिन इसमें विशेष तौर पर ध्यान ये रखना है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक आपने सुने हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। तो जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं वो भी एक तरीके से कैबिनेट मंत्री के समान ही होते हैं और दोनों को जो वेतन भत्ते पेंशन मिलती है वो सेम जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है उसी तरीके से जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं उनको भी मिलती है, ठीक है। समझ गए हो ना? इसके बाद शपथ की हम बात करते हैं, ओथ की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को शेड्यूल 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कितने की शपथ दिलाई जाती है? एक तो शपथ दिलाई जाती है पद की और दूसरी शपथ दिलाई जाती है गोपनीयता की। 2 शपथें होती हैं मंत्री की, प्रधानमंत्री की भी 2 शपथें होती हैं और जो कैबिनेट में अन्य मंत्री होते हैं, ठीक है, उनकी भी 2 शपथें होती हैं। एक तो पद की शपथ होती है, दूसरी होती है गोपनीयता की।
पृथक पृथक 2 सत्ताएं होती हैं। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथक पृथक 2 सत्ताएं राष्ट्रपति किनको दिलाता है? तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको दिलाता है। जैसे मान लीजिए कोई बिल पारित हो रहा है, या किसी नए राज्य का निर्माण हो रहा है, या मान लीजिए किसी नए राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, या कोई मान लो डिप्लोमेटिक कोई जो है मीटिंग हो रही है, तो उसमें जो मंत्री हैं उनको ये शपथ दिलाई जाती है कि कोई भी बात जो है बाहर लीक नहीं होगी। ये जितने भी मिनिस्टर हैं उनके बीच में ही रहने वाली है, ठीक है। तो इसकी भी शपथ दिलाई जाती है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कार्यकाल टेन्योर क्या है इसका? तो कोई निश्चित नहीं है। सामान्यतः 5 साल का होता है। आपसे पूछा जाए तो आप आंसर देंगे 5 ईयर, लेकिन ये निश्चित नहीं होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक जो है मंत्रिपरिषद क्या रहती है? अपने अस्तित्व में बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्रियों की संख्या की। मंत्रियों की संख्या की हम बात करते हैं। तो मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो कुल सदस्य संख्या यानी कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। और ये बात कब निर्धारित की गई है? 91 CAA 2003 के तहत ये बात बोली गई है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार प्रधानमंत्री अब मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या के मामले में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता है। पहले ऐसा होता था, ठीक है ना, आधे से ज़्यादा जो है मंत्री बन जाते थे, लेकिन 2003 से एक कानून आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी है, किसमें 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए लोकसभा सीटें कितनी हैं? 545 हैं। 545 का आप यदि 15% निकालते हैं, 545 का यदि आप 15% निकालोगे तो ये लगभग निकलेगा जाकर के 81.75 के करीब निकलेगा, ठीक है। यानी कि 81-82 मान लो, 81 से लेकर 82 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में ये बात बोली गई है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और लॉर्ड मार्ले ने भी इसके संबंध में एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, ये बात बोली गई थी। इसके बाद एक और कैबिनेट होती है जिसको हम किचन या आंतरिक कैबिनेट बोलते हैं। किचन या आंतरिक कैबिनेट, यह क्या होता है? यह एक लघु निकाय होता है। इसमें 15 से 20 जो है मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट के मंत्री इसमें शामिल हों या अन्य मिनिस्टर इसमें शामिल हों। ये आवश्यक नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर ही हों, कोई भी इसमें हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर के पारिवारिक सदस्य इसमें हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी सदस्य इसमें हो सकता है, ठीक है।